चलिए कल्पना करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा और बेहद कॉम्प्लेक्स इंजन है। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति आखिर इस विशाल और डायनामिक इंजन को बिना रुके कैसे चलाती है। इसे ईंधन कहाँ से मिलता है और ये खुद को इतने सटीक तरीके से सस्टेन कैसे करता है। आइए आज की इस चर्चा में सीधे डाइव करते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत सिस्टम को डिकोड करते हैं। इस प्राकृतिक इंजन के सुचारू रूप से चलने के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझने के लिए हम आज की चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहले इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसके बाद स्पीशीज के बीच के इंटरैक्शंस और प्रदूषकों का प्रभाव। चौथा है पृथ्वी का न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम और अंत में समय के साथ होने वाले इकोलॉजिकल सक्सेशन पर एक नजर। आगे बढ़ने से पहले जरा ये स्पष्ट कर लें कि आखिर ये इकोसिस्टम फंक्शंस होते क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो विशाल और लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसे ऊर्जा का बहना और न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल होना, जो किसी भी पर्यावरण में जीवन को बनाए रखती हैं और संतुलन सुनिश्चित करती हैं। सच कहें तो ये वो बुनियादी नियम हैं जिन पर हमारा पूरा प्राकृतिक इंजन टिका हुआ है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। हमारे इस प्राकृतिक इंजन का जो सबसे मेन और प्राथमिक ईंधन है वो है सौर ऊर्जा, यानी सूरज की रोशनी। सूरज से मिलने वाली ये ऊर्जा उत्पादकों यानी हरे पौधों से शुरू होकर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स से गुजरते हुए टॉप कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। और सबसे दिलचस्प बात, ऊर्जा का ये प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। ये कभी रिवर्स गियर में वापस सूरज की तरफ नहीं लौटता। प्रकृति में इस ईंधन का उपयोग कैसे होता है, यह देखना सच में बहुत दिलचस्प है। मुख्य रूप से 2 तरह की फूड चेन्स होती हैं। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन, जो सीधे जीवित हरे पौधों से शुरू होती है, और दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन, जो मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों से शुरू होती है, जिस पर डीकंपोजर्स काम करते हैं। मतलब प्रकृति ताजा ऊर्जा और रिसाइकिल की गई ऊर्जा दोनों का ही जबरदस्त इस्तेमाल करती है ताकि ईंधन का एक भी कतरा बर्बाद न हो। वैसे असल जिंदगी में ये फूड चेन्स कोई सीधी और अकेली लाइन नहीं होती। असली इकोसिस्टम तो एक बेहद उलझा हुआ जाल है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। एक ही जीव कई अलग अलग चेन्स का हिस्सा हो सकता है। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये इस प्राकृतिक इंजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सिस्टम में रिडंडेंसी यानी विकल्प पैदा होते हैं, जिससे प्रजातियों के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फूड वेब को अच्छे से समझने के बाद आइए दूसरे विषय पर आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये पिरामिड्स असल में एक तरह के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो हमें साफ साफ दिखाते हैं कि किसी पर्यावरण में जीवों की संख्या और ऊर्जा किस तरह से बटी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जीवों की संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे नहीं होते। एक घास के मैदान का पिरामिड तो सीधा होता है, जहां बेस में बहुत सारी घास होती है, लेकिन एक जंगल का पिरामिड बिल्कुल उल्टा हो सकता है। यह दिखाता है कि कैसे केवल एक बहुत बड़ा पेड़ अपने ऊपर अनगिनत पक्षियों और ढेरों पैरासाइट्स को सपोर्ट कर सकता है ना कमाल की बात। लेकिन जब बात ऊर्जा के पिरामिड की आती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आबादी वाले पिरामिड से अलग ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, जी हां, हमेशा सीधा ही होता है। ऐसा थर्मोडायनामिक्स के कड़े नियमों के कारण होता है, क्योंकि हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। और यहां आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, 10% रूल। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते समय लगभग 90% ऊर्जा शरीर की गर्मी और अन्य कामों में नष्ट हो जाती है। सोचिए, यह प्रकृति के एक बहुत भारी टैक्स की तरह है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले लेवल के लिए बचती है। यही वजह है कि किसी भी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा लेवल्स का होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि आगे जाने के लिए सिस्टम में ऊर्जा ही नहीं बचती। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस इंजन के मूविंग गियर्स की, यानी स्पीशीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या होता है जब इस नाजुक सिस्टम में जहरीला नॉन डिग्रेडेबल कचरा घुल जाता है। प्रजातियों के बीच के इंटरैक्शंस ही ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, जहां दोनों का फायदा होता है, या फिर कंपटीशन, जहां दोनों को संघर्ष करना पड़ता है। देखा जाए तो ये इंटरैक्शंस ही वो आपस में जुड़े हुए गियर्स हैं जो इस विशाल इकोसिस्टम को लगातार मोशन में रखते हैं। लेकिन इस ऊर्जा प्रवाह का एक डार्क साइड भी है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जब डीडीटी जैसे जहरीले रसायन पानी में मिलते हैं तो वह आम कचरे की तरह नष्ट नहीं होते। जैसे जैसे ऊर्जा फूड चेन में ऊपर जाती है, ये प्रदूषक जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं और हर अगले लेवल पर इनकी मात्रा बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ती जाती है।
ये जानकर सच में हैरानी होगी कि पानी से शुरू होकर टॉप प्रेडेटर जैसे मछली खाने वाले पक्षियों तक पहुंचते पहुंचते इन प्रदूषकों की मात्रा में 1 करोड़ गुना तक की वृद्धि हो सकती है। जी हां, 1 करोड़ गुना। यह एक चौंकाने वाला उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक इंजन का डिजाइन अनजाने में ही सही नुकसान को इतना ज्यादा एम्प्लीफाई कर सकता है। इस विनाशकारी प्रभाव के बाद अब प्रकृति के एक बेहद जरूरी और शानदार मैकेनिज्म की तरफ मुड़ते हैं, पृथ्वी का न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम। इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। ये प्रकृति का अपना खुद का बिल्ट इन रिसाइकलिंग सिस्टम है जो ये गारंटी देता है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व कभी पूरी तरह खत्म ना हो। इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं गैसियस साइकिल्स, जैसे पानी, कार्बन और नाइट्रोजन, जिनका मुख्य स्रोत वातावरण या समुद्र है। ये चक्र बहुत तेजी से चलते हैं। दूसरे हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स, जैसे फास्फोरस, जिनका स्रोत चट्टानों में होता है और इनकी रफ्तार काफी धीमी होती है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स को कंपेयर करें तो काफी कुछ समझ आता है। कार्बन बड़ी आसानी से हवा से पौधों में और फिर जानवरों में चला जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कहानी थोड़ी अलग है। हवा में भरपूर नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे मिट्टी में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया द्वारा पहले फिक्स किया जाना जरूरी होता है, तभी इसका इस्तेमाल इकोसिस्टम में हो पाता है। दूसरी ओर फास्फोरस साइकिल एक धीमी सेडिमेंट्री साइकिल का एकदम सटीक उदाहरण है। यह मुख्य रूप से चट्टानों के घिसने से पानी में आता है। यह जलीय इकोसिस्टम के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब खेतों से ढेर सारा उर्वरक बहकर झीलों में चला जाता है। इससे यह पूरी साइकिल बुरी तरह असंतुलित हो जाती है। अंत में आइए इकोसिस्टम को एक बहुत बड़े और लंबे टाइम स्केल पर देखते हैं, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह इस प्राकृतिक इंजन द्वारा समय के साथ खुद को धीरे धीरे अपग्रेड करने और फिर से बनाने की एक शानदार प्रक्रिया है। यह सक्सेशन 2 तरह का होता है। प्राइमरी सक्सेशन बिल्कुल बंजर जमीन या नंगी चट्टान पर शुरू होता है, जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां कुछ खास पायोनियर स्पीशीज को बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ती है। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन वहां होता है जहां आग या जंगल कटने से जमीन उजड़ गई हो, लेकिन मिट्टी पहले से मौजूद हो। चूंकि बेस पहले से तैयार है, इसलिए यह प्रक्रिया काफी तेज होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में किसी भी नंगी जमीन पर सबसे पहले छोटी छोटी घास और पौधे उगते हैं, फिर झाड़ियां आती हैं, उसके बाद पाइन जैसे पेड़, और अंत में कई दशकों की मेहनत के बाद एक घना और स्टेबल हार्डवुड जंगल वहां स्थापित हो जाता है। इस पूरी लंबी प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य है वो इस कोट में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सक्सेशन परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो अंततः एक स्थिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्थापना की ओर ले जाती है। आसान शब्दों में, प्रकृति लगातार खुद को अपग्रेड करती रहती है ताकि वो अधिकतम स्थिरता, विविधता और चरम उत्पादकता हासिल कर सके। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर प्रकृति के इस गजब के संतुलित इंजन को खुद को एकदम सटीक तरीके से सेट करने में लाखों साल लग गए, तो क्या होगा जब इंसानी दखल इस इंजन के गियर्स को इतनी तेजी से बदल दे कि सक्सेशन की प्रक्रिया उसे रिपेयर ही न कर पाए। हमें प्रकृति की इन गहराइयों को समझना ही होगा ताकि हम इस नाजुक संतुलन को बनाए रख सकें। और यही कारण है कि पीस गंगा जैसी पहल हमें इन विषयों पर गहराई से सोचने का मौका देती है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त होता है। उम्मीद है यह विश्लेषण हमें प्रकृति को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा।